क्या कॉमन गैस्ट्रो इश्यूज जो हैं एक गैस्ट्रो सर्जन को फेस करने पड़ते हैं? देखो मोस्टली आजकल ऐसा हो गया है कि गट हेल्थ जो है ना वो काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस भी हो गया, उसका महत्व भी बढ़ गया है क्योंकि एक तो जो हमारा खान पान है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। एज अ जीआई सर्जन मैं जो फेस करता हूँ पेशेंट्स में, एक तो गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है? मोस्ट कॉमन जो होता है ये मोस्टली मिडिल एज में जो है 30, 40, 45 लोगों के एज में होता है। एक आम आदमी कैसे पहचाने कि उसको ये पेन क्यों हो रहा है? सही सवाल पूछा, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स हैं वो 3 बीमारियों के साथ मिक्स होते हैं। तो क्या गॉल ब्लैडर स्टोन से जैसे स्टमक इश्यूज भी ज्यादा उठते हैं? कोई भी चीज, चाहे वो अल्कोहल हो गया, एक जो हमने बात नहीं की स्मोकिंग, जो जैसे हम बहुत स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग जो है अगेन वो बहुत एसिड प्रोडक्शन बढ़ाता है। इनफैक्ट स्मोकिंग इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज का पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, गट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ये स्पेशली पॉडकास्ट उन सभी के लिए है। एंड तक जरूर जुड़िएगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी हैं। इनका 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है एज ए सर्जन। इनकी ट्रेनिंग रही है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जहाँ पे इन्होंने बैरेट्रिक, लेप्रोस्कोपी, जीआई सर्जन के रूप में इन्होंने वहां से ट्रेनिंग ली है। इसके बाद इन्होंने अपनी सर्विसेज सर्व की हैं मणिपाल हॉस्पिटल में और करंटली वर्क कर रहे हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 10 में, साथ में ही मैक्स बीएलके हॉस्पिटल में। तो आज हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का, डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी का। हेलो सर। हेलो सर, जैसे कि हमने शुरुआत की कि आजकल गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, गट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो मैं एज ए व्यूअर आपसे एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में और जनरली एक आम आदमी को भी नहीं पता होता कि क्यों ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इस तरह की, तो क्या कॉमन गैस्ट्रो इश्यूज जो हैं एक गैस्ट्रो सर्जन को फेस करने पड़ते हैं? देखो मोस्टली आजकल ऐसा हो गया है कि गट हेल्थ जो है ना वो काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस भी हो गया, उसका महत्व भी बढ़ गया है क्योंकि एक तो जो हमारा खान पान है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। ठीक है, बहुत कुछ हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, बहुत कुछ फास्ट फूड के नाम पे बेसिकली हम, जैसे आप मैदा कह लो या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोसेस किए गए प्रिजर्वेटिव्स के साथ है जो हम ले रहे हैं, उसकी वजह से कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी पर अभी जो और बढ़ गई हैं। तो उनमें जो कॉमनेस्ट एज अ जीआई सर्जन मैं जो फेस करता हूँ पेशेंट्स में, एक तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, जो पित्त की थैली जिसे हम कहते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है एक छोटा अंग होता है जो पित्ताशय कहते हैं, जो लिवर के नीचे पाया जाता है और उसमें बेसिकली लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि उसमें पित्त बनता है। उसमें पित्त बनता नहीं है, पित्त जो है वो लिवर में बनता है, लेकिन उस पित्त का एक साइजेबल अमाउंट जो है वो बेसिकली पित्ताशय में स्टोर होता है। और जब हम कुछ एक्स्ट्रा फैटी या चर्बी वाला खाते हैं तो जैसे उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, जैसे आप उसको एक डिटर्जेंट की तरह मान सकते हो। जैसे कोई बर्तन पे चिकनाहट ज़्यादा हो तो उसके लिए हम बेसिकली कोई डिटर्जेंट लेते हैं उस चिकनाहट को हटाने के लिए, तो उस खाने में से भी उस चिकनाहट को हटाने के लिए बॉडी के अंदर एक नेचुरल डिटर्जेंट है जिसे हम बाइल या पित्त कहते हैं। तो पित्त का एक पार्ट जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और उस टाइम टू टाइम जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो उसको इंटेस्टाइन में पंप करता है। तो बेसिकली जब ये बेसिकली जिसमें पित्त की मात्रा जिनमें थोड़ी सी कम हो जाती है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फैट की मात्रा बढ़ती रहती है, तब वो स्टोन्स बनते हैं। तो एक गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत कॉमन है। मतलब जैसे अगर मैं अपनी सर्जरीज में देखूं तो ऑलमोस्ट 30 से 40% जो हमारी सर्जरीज जो हम करते हैं वो बेसिकली गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, तो इसकी प्रेवलेंस या इसका जो अकरेंस है वो इतना कॉमन हो चुका है। दूसरा जो इशू पेशेंट्स जो ज़्यादा फेस करते हैं वो है बेसिकली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया से रिलेटेड। कई लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो हम कहते हैं, जिसमें गट की हरिंग होती है। हरिंग मतलब कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट हो जाती हैं, तो उनको कई बार लूज मोशंस जल्दी लग जाएंगे, कुछ टाइम के लिए उनको कब्ज रहेगा, तो इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहा जाता है। उसके अलावा कई लोगों को एसिड रिफ्लक्स की, मतलब तेजाब ज़्यादा बनना, वो तेजाब ऊपर आना, खट्टा पानी, ऐसे लगता है उनको कि गले में खट्टा पानी आ रहा है, या फिर छाती में हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं कि सीने में जलन होना, तो ये एक और प्रॉब्लम जो पाई जाती है। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से पेशेंट्स दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो होती है पाइल फिशर और फिस्टुला। जो लोग, हर एक इंसान के लिए जो है एनल इश्यूज, जो निचले हिस्से के जो मल द्वार के जो सारे इश्यूज जो होते हैं वो, उनको हर एक चीज़ को एक टोटल समराइज करके बोलते हैं कि मुझे पाइल्स हो गया। और उधर भी 3-4 अलग अलग बीमारियाँ होती है। जैसे पाइल्स हो गया जिसे हम बवासीर कहते हैं, फिशर होता है कि वहाँ पर जो स्किन होती है वहाँ की उधर दरार हो जाती है, क्रैक हो जाता है,
और फिस्टुला जैसे भगंदर होता है तो उधर एक सुराख जैसा बन जाता है उस एरिया में। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम एज अ जीआई सर्जन हम लोग फेस करते रहते हैं। उसके अलावा जो है बेसिकली जैसे ओबेसिटी है, कि मैं बेसिकली बेरियाट्रिक सर्जन भी हूँ, वेट लॉस सर्जन। तो ओबेसिटी एक मॉडर्न इस एरा का जो है कैंसर कहलाता है। कि लोग इस चीज़ को धीरे धीरे समझने लगे हैं। उन्हें भी पता है कि भाई ओबेसिटी जो है अपने साथ अलग अलग और बीमारियां लेके आता है। डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड इश्यूज हो गए, इनफर्टिलिटी हो गया, बांझपन, बेसिकली लिवर प्रॉब्लम्स है, फैटी लिवर हो गया, और जॉइंट्स के प्रॉब्लम, बैक एक, आर्थराइटिस। तो ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है जो अपने साथ बहुत सारी और बीमारियां लेके आता है। तो मॉडर्न एरा का मतलब आधुनिक इस टाइम का जो एक कैंसर है वो, तो उसके पेशेंट भी हमारे पास काफ़ी आते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है कि कुछ होता है कि मिडिल एज को ज्यादा हो रहा है या ओल्ड एज में ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है? हाँ, मोस्ट कॉमन जो होता है ये मोस्टली मिडिल एज में जो है 30, 40, 45 लोगों के एज में होता है। और खासकर इनके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे एक मोस्टली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं। उसका रीज़न है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है जो पित्त का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। जो पित्त का फ्लो स्लो होगा, आपको सिंपल एग्जांपल जैसे मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि कभी भी आपको खड़े हुए मतलब ठहरे हुए पानी में आपको हमेशा तालाब में आपको मिट्टी के गड्ढे मिलेंगे, लेकिन एक बहती नदी में आपको नहीं मिलते। तो जो सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो ठहराव जगह पे ज्यादा होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि पित्त का ठहराव ज्यादा हो जाता है तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स या पोस्ट प्रेगनेंसी उनमें पाया जाता है। दूसरा जो ओबीज ज्यादा होते हैं, ओबेसिटी होती है, उनमें पाया जाता है। इनमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेजरली होता है वो, तो ये कोलेस्ट्रॉल रिच होते हैं। आपको मैंने ऑलमोस्ट 6-7 साल के बच्चे तक को भी गॉलस्टोन के लिए ऑपरेट किया, पर उनका कारण जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे ब्लड में जैसे हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स करके हम जो कहते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स कई बार उसकी हीमोलिसिस मतलब वो रेड ब्लड सेल्स कुछ प्रोसेस की वजह से ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसका जो पिगमेंट बनता है वो स्टोन्स बन जाते हैं, और ये पिगमेंटेड स्टोन्स छोटे बच्चे में पाए जाते हैं। और ओल्ड एज में बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ही होते हैं। तो पाए मतलब 6 साल से लेके 80-90 साल तक में भी पाए जाएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो है लगभग आप मान लो कि 25 से 45-50 साल तक। बेसिकली गॉल ब्लैडर में स्टोन है या कहीं पे भी जैसे स्टोन होता है, जैसे किडनी में भी कहते हैं कि स्टोन हुआ है, तो ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं? नहीं, डिपेंड करता है कौन सा। जैसे किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उनका कारण और उनका कंटेंट कंपोजिशन डिफरेंट होता है। जो किडनीज के स्टोन होते हैं वो यूजुअली कैल्शियम रिलेटेड, ऑक्सलेट रिलेटेड, या फिर जो हम कुछ फूड लेते हैं जैसे हम कहते हैं ना पालक का लिया हुआ या टमाटर वाले ये जो फ्रूट्स होते हैं इनकी वजह से बनते हैं, और इसीलिए वो सारे परहेज किडनी के स्टोन्स में किए जाते हैं। ये और एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि पेशेंट्स को जब हम बोलते हैं कि पेशेंट बोलता है सर मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है तो अभी मुझे क्या परहेज रखना है, तो मैं पेशेंट को ये कहता हूँ कि उसके आगे आपको सिर्फ परहेज इतना रखना है कि आपकी बॉडी को जो सूट नहीं कर रहा है वो अवॉइड करना है, क्योंकि स्टोन दोबारा कभी नहीं बन सकता। जब भी आप गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी करते हो वो इसीलिए की जाती है क्योंकि वो गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और वो पत्थर जो है वो बेसिकली आपको दर्द और आगे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, जैसे कि जॉन्डिस होना, पैंक्रियाज में सूजन होना, या फ्यूचर में कैंसर बनना। तो उसमें आप गॉल ब्लैडर हमेशा निकालोगे। वर्ल्ड वाइड जो उसका एकमात्र उपाय है वो सिर्फ ऑपरेशन है, तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ गॉल ब्लैडर हमेशा निकलता है। तो एक बार वो निकल गया तो उसके बाद दोबारा बनने का चांस नहीं है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस, थोड़े से स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस किडनी स्टोन्स में होते हैं, क्योंकि किडनी हम छोड़ते हैं बॉडी में, फंक्शनिंग है, इंपॉर्टेंट है, आपकी टॉक्सिन्स निकालने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स पे सिर्फ जो आपको कम खाना पच रहा है तो आपको कुछ डाइट उस पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करनी है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ खानी है, क्योंकि स्टोन दोबारा कभी नहीं बनेंगे। वो वन टाइम ऑपरेशन होता है, एक बार होता है, और जिंदगी भर कभी दोबारा की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस टाइम जैसे कि बॉडी का पार्ट है गॉल ब्लैडर, ठीक है, अगर आप गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो ऐसी कोई आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आती है किसी नहीं, को? उसकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। बॉडी जो है भगवान ने ऐसा एक वो मैकेनिज्म हमें बना के दिया है कि वो अगर कोई आप ऑर्गन निकालते भी हो तो अंदर फैट और बाकी ऐसी ऐसी चीजें जाके उस जगह को भर देती है। उसका फंक्शन जो है वो थोड़ा बहुत लिवर उसको टेक ओवर कर लेता है, बाकी बॉडी अपने आप अडेप्ट और एडजस्ट हो जाती है। तो ऑपरेशन के बाद कुछ पेशेंट को हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंडाइजेशन का इश्यूज हो, कुछ पेशेंट है सब कुछ खा पाते हैं। कई मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं तो छोले भटूरे भी खा पा रहा हूँ, पहले नहीं खा पाता था। तो मैं उनको बोलता हूँ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी बॉडी इस चीज को पचा पा रही है, डाइजेस्ट कर पा रही है, तो आप ले सकते हो। तो बॉडी जो है कई बार ऑपरेशन के बाद सबकी बॉडी एक अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। किसी को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और पेशेंट को उसके लिए हम सर्जरी के पहले भी काउंसल करते हैं और बाद में भी काउंसल करते हैं कि जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को मॉडिफाई या बदलाव कीजिए।
मेरे ने ना एक नोन थे मेरे जिनको गॉलब्लैडर स्टोन की उनकी सर्जरी हुई। उनका क्या था कि उनको ना पेन हुआ, मतलब कि उनको जैसे आपने कहा कि एसिड बनता है, उनको बार बार कहते हैं मैंने इनो पी लिया, मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली और मैं रिलैक्स्ड हो गया। एक बार काफी ज्यादा पेन होने से कहते हैं कि पेन कहीं भी होता तो गैस्ट्रिक पेन मूव करते हैं, कहीं हमें हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो कहते हैं हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें इमरजेंसी में एडमिट किया, बहुत सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, जो उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया देख के भेज दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि तेरे को कहीं गैस्ट्रो प्रॉब्लम तो नहीं है, तो गैस्ट्रो को दिखा। तो वहां पे जाके जब गैस्ट्रो को दिखाया तो उनको डायग्नोज हुआ कि उनको गॉलब्लैडर स्टोन है। यानी कि एक आम आदमी कैसे पहचाने कि उसको ये पेन क्यों हो रहा है? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि जो गॉलब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स हैं वो 3 बीमारियों के साथ मिक्स होते हैं। एक तो गॉलब्लैडर स्टोन्स जो होगा तो उसमें बेसिकली एसिड बनना या ब्लोटिंग होना, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लगना, पेट में अफारा सा आना जो है, और आपको कई बार दर्द उठना जो पेट के दाईं तरफ या बीच की तरफ उठ के कई बार कमर में जाता है या कंधे की तरफ दर्द जाता है। ठीक है, ये दर्द जो है कई बार इंसान कंफ्यूज करता है हार्ट पेन से भी, और कई बार कंफ्यूज होता है कोई अगर आपके पेट में कोई छाला या अल्सर है। तो ये 3 बीमारियों के सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बेसिकली कार्डियक या हार्ट प्रॉब्लम के हिसाब से इवैल्यूएट हो रहे थे कि भाई इनको दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, चीज़ है, तो वो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, उसका ईसीजी हो गया, इको हो गया, सब हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। तो ये एक मेरी पेशेंट थी जो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल परेशान होकर मेरे पास आई, पर उसका अल्ट्रासाउंड एक भी बार नहीं हुआ। तो मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करा, उसमें गॉलब्लैडर स्टोन आया। फिर मैंने उनको वही बोला कि आपके सिम्टम्स इसी से रिलेटेड, आपका हार्ट का और बाकी वर्कअप सारे क्लियर हो चुके हैं। तो जब वो निकाला उसमें आराम आ गया। अदर वे राउंड भी होता है, कई बार कोई गॉलब्लैडर स्टोन का पेशेंट भी होता है, उसमें कई बार हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से सिम्टम्स आ रहे होते हैं और हम उसको ब्लेम करते हैं। तो पेशेंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, पेट में अफारा आना, कुछ खाने के बाद ज़्यादा भारीपन लगना, पेट टाइट हो जाना, कई बार तुरंत खाते ही ऐसा लगना कि मोशन का सेंसेशन आ रहा है, थोड़ा एसिडिटी, जलन होना, तो ये सारे सिम्टम्स गॉलब्लैडर स्टोन में हो सकते हैं। लेकिन ये बाकी बीमारियों में भी होते हैं, इसलिए एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि अल्ट्रासाउंड होता है, खाली पेट का फास्टिंग अल्ट्रासाउंड आपने कराना है, उसके अंदर गॉलब्लैडर स्टोन है कि नहीं वो आपको पता चल जाए। तो एक सिंपल सरल उपाय, सिंपल सरल टेस्ट है, आपने एक अल्ट्रासाउंड कराना है बस, वो आप अपने क्लिनिशियन को दिखा के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो जाके डायरेक्टली खुद भी जाके अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकता है या पहले जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर ये आप एक बार क्लिनिशियन को दिखा भी दीजिए, बिकॉज कई ऐसे जीआई सिम्टम्स या गैस्ट्रो सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे। तो हाँ, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो नॉन इन्वेजिव, मतलब उसके अंदर हमें कोई एंडोस्कोप नहीं करनी, कोई एनेस्थीसिया नहीं देना, कोई दूरबीन नहीं डालनी है। तो एक सिंपल जैसे एक्सरे किया जाता है वैसे अल्ट्रासाउंड है, तो आप उसको करा सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई अच्छी चीज या कोई प्रॉपर बीमारी जो है वो पकड़ में आ जाएगी। तो क्या गॉलब्लैडर स्टोन से जैसे स्टमक इश्यूज भी ज्यादा उठते हैं कि जैसे कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कईयों को लूज मोशंस हो रहे हैं बार बार, इससे स्टमक यूजुअली जो लूज मोशंस थोड़ा बहुत वो गॉलब्लैडर स्टोन्स के होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन यूजुअली अगर ये साइकिल चल रही है दोनों, तो ये यूजुअली इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादा होते हैं, गॉल स्टोन्स की वजह से कम होंगे। तो कई लोगों की जो इंटेस्टाइन्स है, जैसे मैंने बताया अभी गट हेल्थ है, वो अभी जो गट हेल्थ अभी उस पर फोकस कर सकते हैं कि भाई जो गट हेल्थ है वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ जो टाइप ऑफ फूड हम ले रहे हैं, हमारा जो स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है आजकल, बेसिकली ना बहुत सारा स्ट्रेस हम अपने सर पे लेके चलते हैं, एक्सरसाइजेस हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, योगा या ये सब हम नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारी जो है गट हेल्थ डाउन होती जा रही है। तो गट किसी ना किसी तरह तो रिस्पॉन्ड करेगी। वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? एक, दर्द, तो पेट में मरोड़े, ऐठन आना। दूसरा, भाई जो उसका मोशन का वो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो लूज मोशंस होना या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना। तीसरा जो है बेसिकली अगर बाई चांस कहीं कोई ऐसा है कि अंदर कोई छाले बन गए, ऐसा कुछ है, तो उससे ब्लीडिंग होना, तो लेटरिन के रास्ते में ब्लीडिंग होना, या कभी उल्टी होना, तो उल्टी में एसिड बनना, उल्टी होना, उल्टी में कभी ब्लीडिंग आना। तो जो इंटेस्टाइन है वो किसी ना किसी तरह अपनी हेल्थ को दर्शाता है। ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिम्टम आपको जरूर देगा जो ये बताया कि भाई कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है जिसको अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट जरूरत है। ठीक है, तो मतलब कि अगर गॉलब्लैडर का स्टोन है या कहीं पे भी बॉडी में स्टोन है तो उसका सोल्यूशन जो है सिर्फ ऑपरेशन ही है? नहीं, वो अलग अलग, मैंने आपको जैसे किडनी का स्टोन है, तो अगर उसमें कई बार छोटे स्टोन्स होते हैं 4 mm के, 5 mm के, 6 mm के, तो यूजुअली अगर वो किडनी से नीचे के जो रास्ते में, जैसे हम यूरेटर कहते हैं, अगर वो यूरेटर पाइप में आ जाते हैं तो कई बार वो 4-5-6 mm वाले यूरिन से पास भी हो जाते हैं। ओके। गॉलब्लैडर का स्टोन नीचे पास होने में दिक्कत यह है कि नीचे का रास्ता एक तो बहुत सक्रिय पतला होता है, 2-3 mm का होता है, और दूसरा जहां पर वो जाकर जुड़ता है उधर उसकी ओपनिंग बड़ी नैरो होती है।
तो गॉल ब्लैडर स्टोन अगर नीचे ना पास हो तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज उसके चांस 80 से 90% वहां पे फंसने के होते हैं। तो इस वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ घुला के हम इसको स्टोन को नीचे कर दें, तो ऐसी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेद में भी नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं है, किसी भी साइंस में नहीं है। तो उनकी तरफ से भी कई पेशेंट्स हमारे पास इसीलिए आते हैं। इवेंचुअली हमारे पास पहले पास पेशेंट आएगा, कहेगा कि सर ऐसे ऐसे में स्टोन है, सर हम आयुर्वेद और ये ट्राई कर लें या क्या। मैं उनको ही बोलता हूँ आप चले जाइए, कर लीजिए, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी 3 महीने मेरे पास ही आके बैठे होंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसका और कोई उपाय नहीं है। बट फॉर्चुनेटली ये है कि जो उसका उपाय, जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हम करते हैं लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक द्वारा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। कई ऑपरेशन में मुझे 10-15 मिनट लगते हैं, कई ऑपरेशन में 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन अगर उसको प्लान तरीके से बिना इमरजेंसी बनाए किया जाए तो बहुत ही सरल काइंड ऑफ ऑपरेशन है। सर्जरी होती है, लेकिन अभी उसमें एक्सपर्टीज इतनी हो गई है कि उसको टाइमली किया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, एंड 99% इसमें कोई इशू होने के चांसेस नहीं होते। जैसे आपने कहा कि गॉल ब्लैडर के जैसे अगर स्टोन है नीचे की तरफ मूव कर जाए तो दिक्कत होती है, इमरजेंसी होती है, तो वो कहाँ पे जाके इफेक्ट डालते हैं? वो क्या होता है कि जैसे जो पित्त मैंने आपको बताया था, बाइल जो लिवर में बनता है और जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो एक कॉमन रास्ते से, कॉमन बाइल डक्ट से नीचे इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब वो स्टोन नीचे जाएगा तो उस कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक करेगा, और ये कॉमन है लिवर के पित्त के लिए भी और गॉल ब्लैडर के पित्त के लिए भी। तो जो लिवर का पित्त है वो बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है ब्लड में, तब पेशेंट को जॉन्डिस होता है। इसे सर्जिकल जॉन्डिस कहा जाता है। दूसरा जो मेडिकल जॉन्डिस होता है, जो हम हेपेटाइटिस की वजह से जो कहते हैं, हेपेटाइटिस ई जो वाटर बोर्न होता है, पानी की वजह से जो होता है, वो मेडिकल जॉन्डिस होता है जो अपने आप ठीक होता है। लेकिन जो सर्जिकल जॉन्डिस होता है वो नीचे पथरी के रुकावट की वजह से है। तो फिर आपको उस पथरी के इलाज के लिए आपको एंडोस्कोपी द्वारा उस पथरी को निकलवाना पड़ता है, या फिर बहुत बड़ी पथरी हो तो हमें फिर ऑपरेशन में उस पथरी को भी टैकल करना पड़ता है साथ में गॉल ब्लैडर के। तो एक तो उधर जाके जॉन्डिस बनना, दूसरा वहां पर नीचे पैंक्रियास की ग्रंथि होती है, तो कई बार वो पैंक्रियास को इरिटेट करती है और पैंक्रेटाइटिस कॉज करती है। और पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं कहता हूँ कि जैसे जंगल में चिंगारी, तो अगर वो चिंगारी ना भड़के तो अगर इनिशियल रुक गई तो रुक गई, नहीं तो जंगल ले सकती है। मतलब पैंक्रियास के अटैक इतने सीवियर हो सकते हैं कि पेशेंट आईसीयू में भी जा सकता है, 10-10, 15-15 दिन भी लग जाते हैं रिकवर होने के लिए। और कई बार आपका पैंक्रियास डैमेज हो जाता है। मैंने एक 23 साल की बच्ची का मैंने सर्जरी की, वो बेसिकली इसको गॉल स्टोन पता था, उसने ऑपरेट करवाया नहीं, लेकिन जिस टाइम पर वो आई मेरे पास तो उसका वो स्टोन नीचे चला गया, उसे पैंक्रेटाइटिस हुआ। तो ऑलमोस्ट जब तक उसकी रिकवरी 15-20 दिन में हुई, उसका 40 से 50% पैंक्रियास का टिश्यू डैमेज हो गया था। अब पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करता है, इंसुलिन आपकी बॉडी की शुगर कंट्रोल करता है, वो जो है अभी ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग डायबिटिक है। और यंग बच्ची मतलब 23-24 साल की बच्ची जो है। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो एक सिंपल सर्जरी से सॉर्ट आउट हो सकते थे, वो प्रॉब्लम इसीलिए पहले डिक्टम होता था कि भाई अगर आप पत्थर है लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं है तो उसका ऑपरेशन आप मत कराओ, ये थोड़े बहुत सिम्टम्स है तो चलने दो जब तक इमरजेंसी नहीं होती है। लेकिन अभी वो डिक्टम चेंज हो गया है, बिकॉज पहले जब ऑपरेशन होता था तो इतना बड़ा चीरा लगता था। अब वो दूरबीन द्वारा जब ऑपरेशन करते तो 3-4 छोटे छोटे आधे सेंटीमीटर के कट लगते हैं, कोई पेन नहीं होता, अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, 5-7 दिन में अपना वर्क रिज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। तो रादर देन उसको पहले इमरजेंसी बनाओ, उसकी कॉम्प्लिकेशन को झेलो, एंडोस्कोपी होगी, स्टेंट डलेगा, ऑपरेशन होगा, फिर एंडोस्कोपी होगी, इतनी बड़ी साइकिल में फंसने से बेटर है कि उसको टाइमली निकाल के उस चैप्टर को खत्म करें, बिकॉज इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। और लॉन्ग रन में गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर के कैंसर होने की भी संभावना होती है, जो कि कई बार लेट स्टेज में डेट होता है और उसमें फिर सर्वाइवल पेशेंट का कम और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मतलब कि एक छोटी सी डिसीज जो एक खाली ऑपरेट से डील किया जा सकता है, वो इतना सीवियर चीज ले जाती है। बिल्कुल। जैसे मैंने कई बार सुना है, एक जनरल ह्यूमन बीइंग जब होते हैं कई बताते हैं कि हमें स्टोन हुआ है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि उस बंदे के पास चले जाओ, वो हाथ लगाएगा और आपको स्टोन हाथ में निकाल के दे देगा। तो ऐसा कभी आपके सामने ऐसा कोई केस हुआ कि किसी को आपने डायग्नोज किया हो कि तेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसने कहा कि मैं पता करके आता हूँ? और कभी हुआ, कभी देखा आपने? ऐसा मैंने देखा तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि है तो वो फेक ही। तो आपको हमेशा ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो इस तरीके से झूठे वादे या वो कर, जैसे सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है कि वो झाड़ फूक बोलेंगे और कहें कि भी मैं जॉन्डिस पीलिया ठीक कर दूंगा। अब पीलिया जो होता है, अगर अपने मेडिकल साइंस में थोड़ा सा भी अगर आप ज्ञान लेंगे तो जो पीलिया जो पानी से रिलेटेड जो होता है, वाटर बोर्न जो हेपेटाइटिस पीलिया होता है, वो वायरल इन्फेक्शन है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन एक टाइम के बाद धीरे धीरे अपने आप सेटल होता है। अगर मैं हेपेटाइटिस के जॉन्डिस को, जो मेडिकल जॉन्डिस है, अगर मैं उसको सिर्फ पेशेंट को सिम्टोमेटिकली उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल कर लूँ, अगर फीवर के लिए क्रोसिन दे दूँ और बाकी उसकी डाइट वाइट कंट्रोल करूँ, वो 5-7 दिन में वैसे ही कम हो जाना। अब वो झाड़ फूक वाले क्या करेंगे, वो बेसिकली बोलेंगे कि हाँ मैं इसको झाड़ा ला के इस जॉन्डिस को गायब कर दूंगा। इवेंचुअली वो बॉडी अपने आप कर रही है। ओके। वो सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। वो क्रेडिट ले रहे हैं।
मतलब कि सिंपल सी बात में ये बात है कि अगर किसी को भी डायग्नोज होता है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो सर्जरी ही एकमात्र उपाय। आप उसको डिले कर सकते हैं। डिले में ये है कि देखो उसके सिम्टम्स कब सीवियर होंगे, जैसे मैंने आपको बताया पीलिया, जॉन्डिस होना, पैंक्रेटिस होना, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में ऐसा कोई मार्कर नहीं है या ऐसा कोई सूत्र नहीं जिससे मैं ये पता चल सके कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसको टाइम रहते रहते एड्रेस करके, उसको टाइम रहते रहते उसका उपाय करके, उसका सर्जरी करके, उस चैप्टर को उधर खत्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं और वो प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं आएगी। अब गॉल ब्लैडर में स्टोन ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखो इसके लिए मल्टीपल प्रिकॉशंस, जैसे मैंने पहली चीज होती है कि हेल्दी खाना। तो हेल्दी खाने में जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ जो हेल्दी फूड्स में जो हम इंक्लूड करते हैं वो एक तो हाई फाइबर डाइट हम कहते हैं। तो हाई फाइबर डाइट मतलब जो आपको वेजिटेबल से मिलती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई तो उसमें आ जाता है जैसे पालक आ गया या मेथी आ गई, या जैसे हम साग की सब्जी कहते हैं वो हो गया, या फिर बथुआ हो गया, ब्रोकली हो गई। तो ये सारे जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है वो बेसिकली गट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और गॉल ब्लैडर स्टोन ना बने, आपका जो आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो तो उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पहला ये हो गया। सेकेंड, जो फ्रूट्स लेते हो डिफरेंट, तो आपको हेल्दी फ्रूट्स लेने हैं। नट्स एंड सीड्स हो गए, नट्स आप ले रहे हो तो जैसे अखरोट हो गया, खजूर हो गया, अंजीर हो गया, या तो ये सारे हेल्दी फूड्स आपको लेने हैं, पहली चीज। सेकेंड, अपने खाने में फैटी फूड्स जो तला हुआ है उसकी मात्रा आपको कम रखनी है। अगर आप देखोगे कि नॉर्थ साइड की हमारी बेल्ट है उसमें बेसिकली गॉल स्टोन्स बहुत कॉमन है, वो इसी वजह से कि हमारे खाने में मेजरली मसाले और तला ये मैक्सिमम इस्तेमाल होता है ये दोनों। क्योंकि क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी जबान को इस चीज की आदत पड़ी हुई है और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज जबान को बहुत अच्छी लगती है वो हेल्दी नहीं होती। सही कहा आपने। और नॉर्थ इंडियंस के छोले भटूरे राजमा, ये सारी चीजें जो है ना वो उन्होंने खानी है। तीसरी चीज जो है जो आपको करनी है कि अवॉइड हो, ये है कि बेसिकली कि आपको स्टोन्स ना बने, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन या जो भी है जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आपको आपकी एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सके वो। चौथा इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ और कहता हूँ कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, जो एक साइकिल आपकी डेली साइकिल जो है इंक्लूडिंग स्लीप साइकिल, वो ठीक होनी ज़रूरी है। अभी क्या है कि जैसे जैसे OTT प्लेटफॉर्म का एरा आ गया है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, व्हाट्सएप है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, तो हमारे पास इतने सारे उपकरण हैं कि हम रात को सोते हैं, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, तो सारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होती है, स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब हुई सो ही, अब रात को अब जगोगे तो भूख लगेगी तो 12 बजे 1 बजे तो कोई रोटी सब्जी नहीं खाएगा, तो उस टाइम पर होती है सारी स्नैकिंग, जिसे हम मिडनाइट स्नैकिंग कहते हैं। दिन के टाइम पे भी यही होता है कि हम बेसिकली स्मॉल फ्रीक्वेंट अच्छे मील्स लेने के बजाय हम 2-3 हैवी मील लेंगे, 1-2 हैवी ले लेंगे। हमने लंच कर लिया, डिनर कर लिया और बीच में हम कभी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी समोसे खा रहे हैं, कभी हम बेसिकली गुजिया खा रहे हैं, या उस तरीके से ना हम बेसिकली, तो वो स्नैकिंग जो है वो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। और बाकी जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज, हेल्थ, वो आपको उस पर ध्यान देना है। ओबेसिटी, ऑब्वियसली मोटापा जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गॉल स्टोन्स बनने का, तो उस पर भी आप अगर मतलब इन सारी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करें, आपकी डाइट पे ध्यान, आपका जो स्लीप साइकिल, आपकी डेली साइकिल पे ध्यान, आपकी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज और योग और बाकी जैसे मैंने आपको बताया, और ये स्नैकिंग पार्ट ये अवॉइड करेंगे तो चांसेस गॉल स्टोन्स बनने कम हो जाते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक जनरल है, पहले का जो टाइम पीरियड था ना, लोग कहते थे कि एक बार खाना खाओ लेकिन पेट भर के खाओ, ठीक है। ये मैं आपको मतलब कि 90s की बात बता रही हूँ, लेकिन जैसे अभी जो 2020 ये सेंचुरी शुरू हुई तो आजकल क्या कहते हैं, स्मॉल मील लो लेकिन 2-2 घंटे में लो। तो अब इसमें से किस चीज के लिए कौन सी ज्यादा चीज बेनिफिशियल है? मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो समझना पड़ेगा वो एरा और आज के एरा में फर्क क्या है। कि उस टाइम पर आपको एक तो खाना जो आप खाते थे ज्यादा खाओ, लेकिन वो हेल्दी खाना खा रहे होते थे। आज हम खा रहे होते, उस टाइम पर अगर हम खा रहे होते तो भाई 3-4 रोटी होती थी, अच्छा घी, देसी घी, प्रॉपर जो अच्छे से बना हुआ हो, प्रोसेस्ड हो, उसके साथ में हम सब्जी ले रहे थे जो कई बार भाई हम जैसे पले बड़े हैं तो खेतों में पले बड़े हैं तो कई बार वो जो स्पेशल जो जैसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पर, जो फ्रूट जो सब्जियां होती थी वो भी बेसिकली बहुत हेल्दी तरीके से बनती थी। और दूसरा, हम काम इतना फिजिकल एक्टिविटी थी कि हम उस सबको पचा लेते थे। आज हम अगर उतना ही हैवी खाएंगे तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल इतनी कम हो गई है कि बेसिकली हम उसको पचा नहीं पाते। दैट्स वाई इसीलिए भी कहा जाता है कि भाई आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो कि 2-4 घंटे में वो धीरे धीरे प्रोसेस हो जाए। क्योंकि हमारी एक्टिविटी क्या है, घर से निकले, गाड़ी में बैठे, जगह पे पहुंचे, गाड़ी से निकले, ऑफिस में गए,
पहले तो लिफ्ट में गए, लिफ्ट में ऊपर चढ़े, ऑफिस में गए, सीट पे बैठ गए, 4 घंटे तक सीट पे बैठे रहे, लंच के लिए उठे, थोड़ी मेहनत की, जाके कैंटीन में पहुंच गए, नहीं तो लंच वहां पे टेबल पे वहां पे लंच कर लिया। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुकी है। तो उस वजह से जो एक बारी में जब हैवी खा के जो 90s की बात करो जब डाइजेस्ट हो जाता था, वो अभी नहीं होता है। और उस टाइम पर भी यही कहते थे कि भाई वो जो हमेशा वो एक सेइंग है कि भाई ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, है ना। तो आप मॉर्निंग में हैवी इसलिए लेते थे बिकॉज आप पूरे दिन में बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते थे। आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड है, इसीलिए कहते हैं कि भाई स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो कि वो डाइजेस्ट हो जाए, पच सके, और बेसिकली आपके जो गट पे भी है, इंटेस्टाइन पे, पेट पे ज्यादा जोर ना करे। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम ये कह सकते हैं कि गट हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम छोटे मील्स लें। एग्जैक्टली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा बेटर है कि पूरा भरपेट ना खाएं, जैसे शादी ब्याह टाइप होता है, तो उस तरीके से हम भरपेट ना खाएं। स्वाद इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा फोकस उस स्वाद के लिए ना रहे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि भाई हर स्वादिष्ट चीज मेजोरिटी जो होती है वो उतनी हेल्दी नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चीटिंग हल्की फुल्की चलती है, लेकिन बाकी कोशिश हम ये करें कि जो हमारा मेजर फूड है वो जैसे मैंने जो हेल्दी फूड बताए हैं उसमें से हो, और उसको हम बेसिकली स्मॉल डिवाइडेड मील्स करें। जैसे आपने कहा कि गट हेल्थ के लिए छोटे मील्स जो हैं अच्छे होते हैं, आजकल बहुत आता है कि प्रोबायोटिक भी लीजिए इसके लिए गट हेल्थ के लिए, वो कितने बेनिफिशियल्स हैं? पहले आपको देखो ये समझना पड़ेगा प्रोबायोटिक कैसे हैं या कैसे फंक्शन करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी गट है, इंटेस्टाइन है, आते जो हैं, उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया कहलाते हैं, गुड ऑर्गेनिज्म, गुड माइक्रोब जो कहलाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको ग्रोथ के लिए प्रोबायोटिक्स कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है और हेल्प करती हैं। तो ये आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो इसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको प्रॉपरली ग्रो होने के लिए और प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कुछ पदार्थ ऐसे चाहिए होते हैं जिसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो अभी जो है बहुत चलन में आ गया है कि याकुल्ट ले लो, ये ले लो। एग्जैक्टली, तो ये बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, बट मैं थोड़ा सा हमेशा उस चीज़ के सपोर्ट में रहा हूँ कि हमारे पास जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं हम उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करें। जैसे कि दही, वो सबसे अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक का। दही के प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि छाछ या लस्सी, या फिर कोई भी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं, जैसे कि पनीर जो फर्मेंटेशन से बनता है वो भी प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है। इडली या डोसा जो बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, उसमें ही प्रोबायोटिक का सोर्स अच्छा है। या जो बीट रूट हो गया, तो बीट रूट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। एप्पल हो गए, पिकल्स हो गए, पिकल्स जो है वो प्रिजर्वेटिव फर्मेंटेशन से बनते हैं, तो कुछ अचार है वो भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो हमारे पास नेचुरल बड़े सारे सोर्सेज हैं। तो डेली बेसिस पे जैसे दही या लस्सी, छाछ को लेना, जैसे आप देखोगे कि हमारे बुजुर्ग जो कहते थे वो हमेशा ये कहते थे कि खाने के बाद जो है दही या थोड़ा सा छाछ होनी चाहिए जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। वो किस तरह से हेल्प करती है? बेसिकली प्रोबायोटिक के सोर्स होने की वजह से हेल्प करती है। तो ये हमारे जो पुराने ख्याल जो बेसिकली हमारे जो बुजुर्गों ने हमें दिए थे वो साइंटिफिक ही थे, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते थे उन फैंसी साइंटिफिक वर्ड्स के साथ। ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने इतनी एजुकेशन नहीं ली। उन्होंने वो एजुकेशन उनको आयुर्वेद के द्वारा सदियों से मिलती आ रही थी, तो वो उसको उस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाते जो एक एलोपैथी या डॉक्टरी लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में जस्टिफाई होता है। तो कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बाकी बताया कि रात को टाइम पे सोना, सुबह टाइम पर उठना, वो आपकी स्लीप साइकिल ठीक रखता है। लेट नाइट स्नैकिंग नहीं होती है, आप सुबह टाइम पर उठते हो, सन का एक्सपोजर होता है, विटामिन डी मिलना, फ्रेश एयर होना, तो ये सारी चीजें नेचुरली इम्बाइब की गई थी हमने। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के रहते हुए हमारे जॉब पैटर्न्स, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉल सेंटर कल्चर है, नाइट ड्यूटीज है, नाइट शिफ्ट्स हैं, उसने सब कुछ बिगाड़ के रखा। तो इसीलिए फिर हमें उसके लिए सोल्यूशन निकालने पड़े। तो सोल्यूशन में जैसे मैंने कहा कि भाई स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना, स्नैकिंग अवॉइड करना, हाई फाइबर डाइट लेना। पहले सब हाई फाइबर डाइट ही ले रहे होते थे, जो फूड थे सारे नेचुरल फूड ही थे। आज हम जब भी जाते हैं बेसिकली कोई फास्ट फूड काउंटर पर जाएंगे तो आधी चीजें मैदा से बनती है। मैदा जो है बेसिकली डाइजेशन में टाइम लेता है, गट हेल्थ को थोड़ा सा बिगाड़ता है। और अगर आप देखोगे कि जितनी भी सारी जो फास्ट फूड चीजें होती है, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ मैदा, तो कहीं ना कहीं पे वो नुकसान करता है। और हर एक चीज का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा पहले टाइम था ग्लूटेन डाइट हो गई, यानी कि व्हीट हो गया, लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड में आता है कि मिलेट यूज करो, मिलेट यूज करो। वो बेसिकली मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा फैशन भी हो गया, लेकिन हाँ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी या व्हीट सेंसिटिविटी होती है। तो पहले कई बार क्या होता था कि उस जमाने में पता ही नहीं था कि भाई हमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, मतलब या हमें व्हीट से एलर्जी है या कुछ ये है। तो कई बार लोग खाते थे, कहते थे यार बाद में बड़ा ही थोड़ा सा लग रहा है, भारीपन लग रहा है, पेट भारी भारी हो रखा है, तो सेंसिटिविटी की वजह से था। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिकल एक्टिविटी से उस चीज़ को पचा लेते थे।
अब क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है तो कई लोगों को नहीं पचता है, तो वो आपको अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलकर पता करना पड़ेगा कि आपकी कुछ स्पेसिफिक डाइट, इनके सिम्टम्स वही होते हैं कि पेट में ऐंठन आना, कुछ एक स्पेसिफिक खाना खाने के बाद पेट में अफारा सा आना, फूलना, पेट में मरोड़े उठना। तो अगर ये सिम्टम्स आपको परेशान कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आप अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी डाइट को प्रॉपर्ली अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर वो आपको बताएंगे। कई लोगों को मिल्क डेयरी प्रोडक्ट से, जिसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, कई लोगों को मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है, तो कहते थे कि भाई आपको दूध तो लेना जरूरी है, दूध के बगैर तो ताकत कहाँ से आएगी। जरूरी नहीं है, ठीक है, दूध एक अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है, प्रोटीन का भी ठीक सोर्स है, तो इट इज अ गुड सोर्स। लेकिन कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो कई लोग क्या होता है, वो दूध पीने के बाद उनको जो है बेसिकली गैस बन जाती है, ब्लोटिंग सी होती है, कंफर्टेबल फील नहीं करते, कुछ और नहीं खा पाते हैं, 1-1.5 घंटे तक बेचैन घूमते हैं। तो उनमें बेसिकली फिर आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे चीज हो गया, ये पनीर हो गया, तो ये आपको कई बार अवॉइड करने पड़ेंगे। लेकिन उसके और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बेसिकली भी मिल्क के भी अलग सोर्सेज बनने शुरू हो गए। आपके पास सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, अलग अलग टाइप के। अगर आपको मिल्क लेना ही है तो जरूरी नहीं है कि वो भैंस का या गाय का दूध ही हो। फिर आपके पास भैंस के दूध में भी जो है बेसिकली अभी वो टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, जिसमें से वो उसको पैस्चराइज करके उसमें से जो उसका फैट वाला पार्ट है वो कंपोनेंट निकाल के उसको इस तरह से बना लेते हैं। कई लोग जो है बेसिकली अगर दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, वो फुल क्रीम टाइप्स की नहीं पी पाते, तो टोन की ले लो, डबल टोन की ले लो, उसके मेजर जो गुण है वो रह जाएंगे, लेकिन जो आपको परेशान करने वाले जो उसके तत्व है वो निकल जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलके कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो किस रीजन की वजह से है, और अगर वो कोई स्पेसिफिक डाइट की वजह से है तो आपको उस डाइट को फिर अवॉइड करना है और उस चीज को चेंज करना है। जैसे आपने कहा कि एलर्जिक जैसे इसी मिल्क प्रोडक्ट से भी हो जाती है, तो इनके लिए कोई बेसिकली क्या कि किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी है तो वो कैसे पता चलेगी उसको? वो बेसिकली यही सिम्टम्स आपको बताएंगे, ये सिम्टम्स आपको बताते हैं, और बाद में अगर कुछ साइंस होते हैं जो आप अगर जरूरत पड़ती है तो जो एंडोस्कोपिस्ट जो होते हैं, गैस्ट्रो मेडिसिन जो गैस्ट्रो डॉक्टर होते हैं, वो एंडोस्कोपी करके देखते हैं, और उसमें कुछ इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको ये सजेस्ट करता है कि हाँ कुछ ये खाने की वजह से या इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और फिर जब आप उसको बंद करते हो तब आप देखते हो पेशेंट को रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कि जब उसको बंद करने के बाद उसकी मात्रा कम करने के बाद अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मतलब वो रिवर्स थियरी हो जाती है कि हाँ आपकी थियरी सही थी। तो उस तरीके से जब उसको अवॉइड करके देखते हो तो वो उस चीज को कंसोलिडेट कर देता है, वो इसको उस बिलीफ को क्लियर कर देता है कि हाँ आपको ये चीज अवॉइड करनी है। तो इस एलर्जी का कोई ब्लड टेस्ट भी किया जाता है कि क्या ब्लड टेस्ट से पता चल जाए? कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सटेंसिव वर्कअप होता है, तो मोस्टली क्लिनिकली आप देख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करेंगे। आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि जब मैंने कहा कि इसके सिम्टम आपने कहा कि सेम होते हैं, कार्डिक के, गॉल ब्लैडर के और अल्सर के, तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर पेट का अल्सर है या कार्डियक है तो उसके लिए कैसे पता चलेगा? कार्डियक के लिए सबसे, अगर जिस टाइम पे आपको सीवियर पेन या ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो आप एक ईसीजी करवा सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली वो जिस टाइम पे आपको जो पेन अटैक हो रहा है या जिस टाइम पर जलन या बहुत ज्यादा होता है या कंधे में दर्द या होता है, उस टाइम पे कराएंगे तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज कार्डियक का कोई छोटा मोटा जो सिम्टम्स जो उसके होते हैं, छोटा मोटा जो हम कहते हैं ना छोटा सा अटैक आया था काइंड ऑफ, वो ईसीजी में कुछ टाइम के लिए दिखता है कई बार, और कई बार वो लंबे टाइम तक भी दिखता है, तो उस टाइम पे करा सकते हैं। और बाकी अगर कोई फिर आप जरूरत पड़ेगी तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो इको या बाकी टेस्ट करना होगा तो कर लेंगे। कई बार 24 आवर हॉल्टर होता है जो बेसिकली 24 घंटे में आपके पूरी ईसीजी आपकी हार्ट की मैपिंग करता है, तो उसमें भी पता चल जाता है। तो अगर आपको हार्ट का रूल आउट करना है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को मिलकर कराना पड़ेगा। तो बेसिक ईसीजी टेस्ट से लेके हमारे पास एडवांस टेस्ट मौजूद है, ठीक है। अगर ये दो चीज भी रूल आउट हो गई, स्टिल आपको चल रहा है कि आपको बेसिकली भाई ब्लोटिंग वाली भी प्रॉब्लम है, साथ में एसिड बनता है, जलन हो रही है, सीने में जलन है, खट्टा पानी ऊपर आ रहा है, तो फिर उसमें एंडोस्कोपी होती है, जो मतलब मुंह के द्वारा जो है एक दूरबीन डाल के देखा जाता है, जो कि हार्डली 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, जो मतलब थोड़ा सा बेहोश करके नींद का इंजेक्शन देके उस तरीके से किया जाता है। बट उससे आप पूरी फूड पाइप, आपके अंदर का पेट जो खाना जिसमें जाता है, और उसके जो शुरुआती आंत का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हो। तो उसमें कोई अगर कोई छाला है, कोई बेसिकली कोई अल्सर बन रहा है, कोई अगर उसमें जो हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन या बहुत ज़्यादा सूजिश है तो वो पता चल जाएगी। या फिर कई बार आपकी फूड पाइप और नीचे के खाने का जो पेट है उसके बीच का रास्ता खुला रह जाता है, तो एसिड बैक होता है, तो उसे कहते हैं रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, GERD या रिफ्लक्स डिजीज, तो वो भी एंडोस्कोपी द्वारा पता चल जाती है। तो ये कुछ ऐसी होती है, जैसे रिफ्लक्स डिजीज अगर बहुत सीवियर हो तो उसमें भी अगर मेडिसिन पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन कई बार कुछ साल मेडिसिन लेने के बाद भी नहीं आराम होता है, और अगर डॉक्यूमेंटेड क्लियर है तो फिर उसमें सर्जरी डेफिनेटली हेल्प करती है। तो आपको यही देखना है कि पहले मर्ज क्या है, उस मर्ज को कैसे ढूंढा जाए। तो जैसे जो मैंने आपको इसके बताया कि एंडोस्कोपी से पता चल जाता है, फिर क्या उस मर्ज का मेडिकल इलाज है
लंबा टाइम का इलाज है, अगर ठीक है तो आप पहले हमेशा कोई भी सर्जन का जो पहला हथियार होता है वो मेडिकेशन ही होती है। कोई सर्जन ऐसे नहीं कहेगा अनलेस कोई बीमारी जिसका इलाज, जैसे मैंने को गॉलब्लैडर स्टोन बोला, उसका इलाज अगर सर्जरी है तो सर्जरी बताएगा ना, वो ये थोड़ी ना बोल सकता है कि आप ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो। भाई उसके लिए वो कहना अनएथिकल है। भले आप वो सुनना चाहते हो कि मेरा इस दवाई से काम हो जाएगा, पर आप जो सुनना चाहते हो जरूरी नहीं कि उसको मेडिकल साइंस सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे रिफ्लक्स है तो रिफ्लक्स डिजीज में कभी भी सर्जरी पहला ट्रीटमेंट नहीं होती है। पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन, कुछ मेडिकेशन होते हैं जिसे हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या पीपीआईज कहते हैं। जैसे आप सबसे कॉमन सुनते हो पैंटोसिड, पैंडी ले लिया, पैंटोसिड ले लिया, अलग अलग नाम से आती है, कोई राबेज ले रहा है, राबिप्लोल या राबलेट, ये बेसिकली पीपीआईज हैं जो एसिड की प्रोडक्शन कम करते हैं। फिर कई लोग वो जेल जो होते हैं डाइजीन पी लिया, म्यूटेन जेल पी लिया। तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कोई भी पेट के छाले अल्सर के लिए, कोई भी रिफ्लक्स के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर उससे रिलीफ नहीं मिलता या आपको उसकी डिपेंडेंसी होती जा रही है कि आपको सालों साल लेना पड़ रहा है उसके, वो छोड़ते ही फिर से सिम्टम्स आ जाते हैं, तो फिर सर्जरी सोचनी पड़ सकती है। तो कोई भी सर्जन आपको देख के बताएगा कि भाई इस स्टेज में आपको क्या करने के लिए है। गॉलब्लैडर स्टोन है या पेट का अल्सर है, दोनों के लिए गैस्ट्रो डॉक्टर को ही बिल्कुल करना है। और गॉलब्लैडर स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड चेकिंग के लिए, अल्सर के लिए एंडोस्कोपी। ये बहुत ही अच्छा होगा कि शॉर्ट में हमने क्रस करके बताया कि उनको पता चले कि अगर उनको कोई सिम्टम ऐसा आ रहा है तो वो टेस्ट करवाएं और अपने गैस्ट्रो से एक बार जरूर कंसल्ट करें। जैसे अभी बात की कि स्लीप पैटर्न हमारा जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अगर ये स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो तो क्या ये भी स्टोन का रीजन बन सकता है? नहीं, स्टोन का रीजन लेस लाइकली है क्योंकि उससे आपका डाइट पैटर्न, वो डाइट और आपकी एक्सरसाइज, मतलब वो इनडायरेक्टली जो है वो स्लीप पैटर्न इनडायरेक्टली आपके स्टोन का कारण बन सकता है। लेकिन वो स्लीप पैटर्न डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ को खराब करता है। और स्ट्रेस, स्लीप, लेस ऑफ एक्सरसाइज, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये गट प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। इरिटेबल मतलब आपकी आंतें इरिटेटेड है, तो इरिटेटेड होंगी तो बेसिकली जैसे मैंने बताया ना कि डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, मरोड़े उठना, ऐठन उठना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, वो होने की पॉसिबिलिटी स्लीप पैटर्न खराब होने से या स्ट्रेस होने से बढ़ जाती है। यानी कि स्ट्रेस या एंजाइटी भी जो है स्टोन का रीजन बन जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बन सकती है। और अगर आप स्ट्रेस का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने, शायद होता है हर इंसान ने अपने लाइफ में फेस किया, एग्जाम के टाइम पे आपकी गट की मूवमेंट बढ़ जाती थी। एग्जाम के टाइम पे आपको बार बार टॉयलेट का प्रेशर आता है, क्यों आता है? बिकॉज वो स्ट्रेस जो है आपके इंटेस्टाइन्स को इरिटेट करता है, आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को फास्ट कर देता है, तो आपको बार बार जाना पड़ता था, प्रेशर आता था। तो इसीलिए स्ट्रेस जो है किसी भी टाइप का वो आपके गट के लिए अच्छा नहीं है। मैंने ये भी देखा, ये मेरा खुद का अपना एग्जाम्पल है, जब मुझे स्ट्रेस ज्यादा होता है, मुझे ज्यादा भूख लगती है, मैं बहुत खाती हूँ। तो वो भी आपकी गट हेल्थ है। गट हेल्थ बेसिकली, एंजाइटी जो है आपको कई बार डिप्रेशन कॉज करती है, आपको कई बार कुछ पेशेंट्स में ओवर ईटिंग कॉज करती है, कुछ पेशेंट्स में भूख लगनी बंद हो जाती है, नींद ना आना, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं। जो पेट का जो मूवमेंट्स होती है, स्ट्रेस की वजह से पेट की मूवमेंट्स हो जाती हैं, तो एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एसिड ऊपर आना, रिफ्लक्स होना, तो पेट में जलन, बेसिकली एसिड बनना, तेजाब बनना, वो बढ़ जाता है। उसमें बार बार लूज मोशन या डायरिया होना, जैसे आपने बताया भूख ज्यादा लगना या कम लगना, तो ओवर ईटिंग भी आप करते हो, डिप्रेशन, नींद नहीं आना। तो स्ट्रेस जो है ना बहुत 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 सारे फैक्टर्स जो बॉडी में होते हैं ना, उनको इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस को किसी ना किसी तरह अवॉइड करना है। तो उसका अगर, जैसे हम कई बार पूछते हैं स्ट्रेस में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे मेडिकल साइंस से ज्यादा मुझे लगता है हमारे जो इंडियन साइंस में है, जैसे हम योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, हम कई बार उसकी पावर नहीं जानते। लेकिन उस पावर को अभी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस चीज को इतना एम्फेसाइज किया, और वो हमेशा यही कहता है, उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, कोई भी पॉडकास्ट देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि मैं सालों साल डेली बेसिस पे योगा करते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने कई बार हमारा क्या होता है ना, हम ट्रेडमिल की तरफ भाग रहे हैं, कभी हम बेसिकली एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, जिम के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी धरोहर थी, हमने उसी धरोहर को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बिल्कुल। तो उस धरोहर को भी आप ट्राई करो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी गट हेल्थ, आपकी स्ट्रेस लेवल, सारी चीजें बेटर होती हैं। लेकिन हाँ, किसी भी तरीके से ये जो आपका स्ट्रेस डाउन करे, तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया योगा और मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हुई कोई भी तरीके की। तीसरा होता है जैसे वर्क से ब्रेक लेना। कई बार क्या होता है कि भाई हम बेसिकली वर्क को ही जिंदगी बना के बैठ जाते हैं, एंड लाइफ इज बियॉन्ड जस्ट वर्क या अर्निंग मनी, या हम अपने बच्चों के लिए हम इतना सारा करके चले जाएं, इतना हम कमा ले आए, लेकिन जब तक अगर आप हेल्दी नहीं हो, तो आप अपने बच्चों के लिए नहीं हो,
तो इवेंचुअली आपका हेल्दी होना, आपके बच्चों के एक हेल्दी लाइफ के लिए आपका खुद का हेल्दी होना जरूरी है। तो वो ब्रेक आपको लेना जरूरी है। और जैसे मैं कहता हूँ कि भाई लाइफ में एंटर करने के लिए आपके पास हॉबीज अगर कुछ है तो आप उन हॉबीज को नर्चर करो, उन हॉबीज पे ध्यान दो। अगर आप सिंगिंग करते हो तब सिंगिंग करो। कुछ लोग होते हैं कि इनको ट्रैकिंग का, एडवेंचर का शौक होता है, पहाड़ पे घूमने जाना, आप जाओ। ये सारी चीजें आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करती हैं और इनडायरेक्टली ये आपको बाकी बीमारियों से भी बचाती है, आपको हेल्दी भी रखती है। तो दैट्स हाउ, उस तरीके से आप जो स्ट्रेस को है, जो बेसिकली आपका तनाव है, उस तनाव को आप मैनेज कर सकते हो। कैफीन या अल्कोहल भी, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग होते हैं जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो कैफीन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं या अल्कोहल का भी प्रयोग करते हैं, तो क्या ये भी स्टोन का रीजन बन जाते हैं? स्टोन का नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कैफीन ये एसिड प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ाता है। तो कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होती है, एक्चुअली कैफीन एक एडिक्शन ही है। जैसे अल्कोहल एक एडिक्शन है, वैसे ही कैफीन और निकोटीन की एडिक्शन है। तो आप देखोगे जो चाय पीने का आदी होता है उसको दिन में 8-8, 10-10 चाय चाहिए, और बिना चाय पिए उनको ऐसा लगेगा कि सर भारी हो रहा है, मुझे बेसिकली डाइजेशन नहीं हो रहा है, मुझे अपाचन हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो वो एक तरह से एडिक्शन होती है। पर ये धीरे धीरे क्या होता है, कैफीन जो ये कॉफी हो गया, आजकल जैसे बहुत चलन में लोग अपने आप को अलर्ट रखने के लिए या अपनी भूख मारने के लिए, ये वेट लॉस के लिए बेसिकली ब्लैक कॉफी लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक कॉफी कुछ मात्रा में ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा ओवरडू करोगे तो आपके पेट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके गट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपकी वजन तो ठीक है, थोड़ा सा बेटर होगा, कम होता जाएगा वजन थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ साथ वो आपकी गट हेल्थ और पेट की हेल्थ को खराब भी करेगा, आपका एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देगा, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ा देगा। तो हर एक चीज जो है ना, बेसिकली हर एक चीज को एक मात्रा में लेना ठीक है। कोई भी चीज अति करोगे वो अति आपको हमेशा दुखी करेगी। सेम अल्कोहल का है कि अल्कोहल देखो, मेरे पेशेंट्स आए कई बार मेरे से बोलते हैं भाई, उसमें कई बार कपल होते हैं जिसमें कि हस्बैंड जो है वो बहुत मतलब अल्कोहल डिपेंडेंट होता है, वाइफ बोलेगी नहीं, आप बोल दो बिल्कुल नहीं ले, मुझे पता है मैं इसको बोलूंगा बिल्कुल नहीं ले, ऐसा होने नहीं वाला है। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई आप थोड़ी मात्रा में लो, कभी लेना है, कभी कभार हो गया, सोशल ड्रिंकिंग जिसे कहते हैं। देखो मैं ड्रिंकिंग सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे एक सच्चाई देखनी पड़ती है कि कौन सा इंसान किस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर सकता है। तो उस तरीके से आपको उन्हें गाइड करना है कि अगर आप ले भी रहे हो तो सोशल ड्रिंकिंग जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में ले लिया, वंस इन अ वाइल, हफ्ते 10-15 दिन में लिया, उससे आपकी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेली बेसिस पे आप ले रहे हो, खासकर कोई कंपनी भी आपको नहीं चाहिए, आप वैसे ही घर पे बैठे बैठे शुरू हो जा रहे हो, मतलब वो आपकी डिपेंडेंसी बन रही है और वो आपका एसिड प्रोडक्शन, आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ खराब करता है, आपके बेसिकली मूड स्विंग्स बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं करता है। लोग सोचते हैं मैंने पी लिया उसके बाद मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। इनफैक्ट अगर लोग ज्यादा लेते हैं, आप अगले दिन अगर देखोगे तो अगला पूरा दिन उनका पूरा या आधा दिन उनका पूरा खराब जाता है। वो उस टाइम के लिए आपका मूड थोड़ा बहुत ठीक कर देता है, लेकिन उसके बाद आपका अगला पूरा दिन जो है वो खराब जाएगा और धीरे धीरे वो आपके मूड में चेंजेस लाता है। आपको रियलाइज भी नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास के जो लोग होंगे ना, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी जो है, वो समझते हैं कि आपके बर्ताव में फर्क आ गया, आपके बर्ताव में बदलाव आता जा रहा है। तो कोई भी चीज, चाहे वो अल्कोहल हो गया, एक जो हमने बात नहीं की स्मोकिंग, जो जैसे हम बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग जो है अगेन वो बहुत एसिड प्रोडक्शन बढ़ाता है। इनफैक्ट स्मोकिंग इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे वो मुंह के कैंसर हो गए, टोबैको बेसिकली, चाहे वो मुंह के कैंसर हो गए, चाहे वो आपका पेट का कैंसर हो गया, उसमें भी स्मोकिंग का रोल है, इंटेस्टाइनल कैंसर में भी स्मोकिंग का रोल है, लंग कैंसर में तो सबको पता ही है कि उसमें तो रोल है ही है। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर करने का। और स्मोकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ, स्मोक बहुत रेडिली अवेलेबल है, मतलब हर गली नुक्कड़ में, छोटी छोटी जगह में, और आपको कंपनी कभी मिल जाती है भाई चलो 2-3 जो दोस्त साथ में चले गए, तो वो जो है ना, वो मुझे लगता है वो और भी बुरी आदतों में से है जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज से जितना दूर रहो उतना बेहतर है, और उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपकी हेल्थ के लिए कुछ भी पॉजिटिव करता है। बस वो एक तो फैशन हो गया, चाल चलन हो गया कि ये करना जरूरी है, ठीक है, ये तो यार दोस्त कैसे बनेंगे, एक तो वो चीज हो गई, और दूसरा ये कि एक बार आपको उसकी लत लग गई फिर आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जैसे मैं बताया, बहुत रेडिली अवेलेबल है, हर जगह आपको कभी मिल जाएगा, पॉकेट में रखा हुआ होता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आप बेसिकली उस आदत को आगे बढ़ाते जाते हो। ऑफिस वर्क आवर में मैंने बहुत बार देखा है लोगों को स्पेशली जाते हैं कि हम सुट्टा ब्रेक के लिए जा रहे हैं। मैं चलो बोलूंगा नहीं, ऑफिस वर्क आवर छोड़ो, इवन सर्जन्स भी जो है, मेडिकल फील्ड में भी जो है, वो भी बेसिकली ब्रेक लेके बीच में जा रहे होते हैं। वो आदत ऐसी बन जाती है, मैंने कहा ना, और वो आदत इंसान है, तो सर्जन भी इंसान ही, बिल्कुल बिल्कुल, तो आदत तो उनको, अभी सर्जन तो बाद में बने या डॉक्टर्स तो बाद में बने, आदत तो पहले से पड़ी हुई थी, और ये आदत छोड़नी बड़ी मुश्किल है। तो इसीलिए कुछ बुरी आदतें ऐसी है जिनसे जितना दूर रहो और तौबा करो उतना बेहतर। वर्स्ट फूड क्या है गट हेल्थ को जो खराब करते हैं? सबसे वर्स्ट में जितने, जैसे मैंने बताया, फास्ट फूड हो गए,
प्रोसेस्ड फूड्स जो हो गए, जितने भी जो हम खा रहे हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पाइसी हम बहुत लेते हैं उसकी वजह से जो हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो बेसिकली सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, कोक, थम्स अप, मिरिंडा, ये सारे जो है ये बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। इनसे आपको सिर्फ कैलोरीज मिलेंगी। इनका अगर आप कभी भी वो न्यूट्रिशन वाला पार्ट चेक करेंगे, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई फैट नहीं होता, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, और वो भी शुगर जैसी जो बेसिकली प्रोसेस करनी मुश्किल है। तो ये सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। दूसरा, जैसे आपने बताया था कैफिनेटेड बेवरेजेस, अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कॉफ़ी या चाय या वो, तो वो भी जो है नुकसान करती है। लेकिन मेन आजकल के जो फास्ट फूड जो जितने सारे प्रोसेस्ड है ना, वो सारे सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। खासकर बच्चों में हम लोग आजकल देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे फ्रेंच फ्राइज, स्माइलीज और ये सारे प्रोसेस्ड फूड बड़े आते हैं जो फ्रोजन आते हैं, हम उसको तुरंत तला और तल के बच्चों को दे दिया, तो वो भी एक चीज़ है जो हेल्दी नहीं है। तो वो हम उसको अवॉइड करें तो बेहतर है। अगर देना ही है तो नेचुरली बनाए हुए, फ्रेश उस टाइम पे बनाए हुए वो यूज़ कर ले, और अदर देन जो ये प्रोसेस्ड बना के जो फ्रोजन रखे हुए रहते हैं, क्योंकि वो सारे प्रोसेस कहीं ना कहीं पे उस फूड की क्वालिटी को डिटीरियरेट या उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं, उसकी क्वालिटी को। हमने इस पूरी चीज़ के अंदर अपनी गट हेल्थ के बारे में बात की, जहाँ पे हमने कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के बारे में बात की। तो इस कॉन्स्टिपेशन और डायरिया से बचने के लिए कोई घर के घरेलू नुस्खे हैं कुछ? जैसे कुछ तो जैसे मैंने बताया जो आपकी गट हेल्थ बेटर रखे, जैसे प्रोबायोटिक रिच जो चीज़ें होती हैं, अगर आप आज भी देखोगे तो हम कहते हैं कि भाई जैसे किसी को दस्त लगते हैं तो हम कहते हैं कि आप दही ले लो, दस्त बेटर करेगा, क्योंकि वही प्रोबायोटिक इंप्रूव करता है। केला, तो दही केला जो हम कहते हैं वो ले लो, साथ में कभी इसबगोल भी, दही इसबगोल आप ले सकते हो, तो वो आपका जो है बेसिकली डायरिया और उस चीज़ को कंट्रोल में करता है, उसको हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन, जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे मैंने बताया हाई फाइबर डाइट, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी अगर आप लोगे, तो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ही क्लासिकल एक चीज़ कहता हूँ कि डेली बेसिस पे हरी सब्जी बनवाना मुश्किल है, लेकिन डेली बेसिस पे आप सलाद जरूर ले सकते हो। तो एक प्लेट भर के आप अपनी कोई भी डाइट में एक प्लेट भर के एक सलाद जरूर इंक्लूड करो, जो कि वेजिटेबल सलाद हो सकता है, ककड़ी, खीरा, टमाटर या फिर मूली, गाजर, मतलब इस तरीके से, या फिर फ्रूट का सैलड हो गया कभी मिक्सचर करने के लिए, तो उसमें कभी एप्पल ले लिया, कभी पपीता ले लिया, कभी फिर वो संतरा मौसमी ले लिया, या फाइबर रिच जो भी होता है तो आप फाइबर रिच ले लो। तो डेली बेसिस पे आप सैलड अपने डाइट में ऐड करो। तो एक तरह से आप ये मान लो कि आपका जो अंट शंट खाया हुआ है वो उसको बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। तो जब आप हाई फाइबर रिच डाइट लोगे तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी नहीं आएगा। तीसरी चीज जो हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज इस पर हमें फोकस करना रह गया कि इनटेक ऑफ फ्लूइड, कि पानी जो है ना, पानी एक ऐसी चीज है जिसको हम कई बार इंपॉर्टेंस देते नहीं, लेकिन पानी आपकी हर एक चीज की हेल्थ को मेंटेन करता है। आपके बॉडी से जितने टॉक्सिन्स जो निकलने हैं ना किडनीज के थ्रू, वो पानी के थ्रू निकलने वाले हैं। कई बार क्या होता है, हम पानी की इंटेक कम हो जाती है, खासकर सर्दियों में। तो जैसे मैं अपने पेशेंट्स में जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सारे जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज देखता हूँ सर्दियों में देखता हूँ। क्यों? क्योंकि हम पानी नहीं लेते, हमारी पानी की इंटेक हार्डली आधा लीटर 1 लीटर पे रह जाती है, प्यास ही नहीं लग रही होती है। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो टॉक्सिन्स है वो सारे नहीं जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, कई लोगों को होता है कि भाई मेरे को तो अपनी स्किन ग्लोइंग और अच्छा चाहिए, तो पानी जो है उसमें भी हेल्प करता है, आपके सारे सिस्टम्स को क्लेंस करने में हेल्प करता है। तो पानी लिक्विड का इंटेक किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जूस है, चाहे वो लस्सी, छाछ या ऐसे कुछ हो गया, या उस तरीके से किसी भी फॉर्म में आप लोगे, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो ये जो मैंने बताया हाई फाइबर डाइट के साथ में पानी का लिक्विड का इंटेक अच्छा रखना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। मॉर्निंग में भी लोग कहते हैं कि जब सुबह आप उठो तो पहले आप एक ल्यूक वाटर ले लो, बिल्कुल, या कुछ भी पानी ले लो। लेकिन मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो लोग कहते हैं कि हम खाली पेट पानी नहीं पी पाते हैं, खाली पेट पानी पीते हैं तो हमें गैस का प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो उसका क्या सोल्यूशन है? वो मुझे लगता है कि फिर अगर आपको इमीडिएटली उठने की जरूरत है तो थोड़ी देर बाद में ले लो, या थोड़ा थोड़ा करके उसको डिवाइडेड में भी ले सकते हो। देखो, हर एक का सिस्टम एक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो जैसे आपकी बॉडी को सूट करे उस तरीके से ले लो। जरूरी नहीं कि सुबह उठ के 1 लीटर 1.5 लीटर पानी लेना जरूरी है, वो हर एक को सूट नहीं करेगा। अगर आपको 1 गिलास भर पड़ता है तो आप 1 गिलास भर ले लो, और दिन भर जो है उसको स्पेस आउट कर लो, अलग अलग टाइम पे ले लो। और जैसे एक और कुछ चीजें, जैसे जब हम अच्छे फूड की बात कर रहे थे तो वो मेरे दिमाग से निकल गया बताना। जैसे हम कहते हैं कई जो ऐसे होते हैं ना, जो मसाले हमारे पास हैं, तो कुछ मसाले अच्छे भी हैं, जैसे हल्दी। तो हल्दी, मुझे लगता है कि हर जो व्यूअर सब है वो जानते हैं अच्छे से कि हल्दी के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। जो हल्दी, एक टर्मरिक जो है वो बेसिकली इतने सालों में जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, वो सबको पता है कि बेसिकली हल्दी उसमें मदद करती है। खासकर ये हल्दी जो है, जब कोविड का टाइम आया तो उस टाइम पे लोगों ने हल्दी का सेवन बड़ा शुरू किया। कुछ लोग गुनगुने पानी में लेके हल्दी, मैं भी ले रहा था, तो अब हल्दी ले लिया। अब उसके साथ में जैसे आपका तुलसी हो गई, तो तुलसी के अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है अलग से। मेथी,
मेथी जो है बेसिकली डायबिटीज में, वो वर्ल्ड वाइड जो है वो पता है कि मेथी से डायबिटीज थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करती है, तो आप मेथी ले सकते हो। उसके अलावा लहसुन है, लहसुन जो है हार्ट को जो है हार्ट डिजीज में या हार्ट की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में मदद करता है, उसकी रोकथाम करने में हेल्प करता है। और लौंग हो गया, इलायची हो गई, तो ये सारे जो हमारे पास बाकी जो स्पाइसेस या जो जो हम ये कहते हैं जितने सारे ये स्पाइस है, हर्ब्स हैं, तो ये सारे भी हेल्प करते हैं। तो ये सारे भी जैसे हम कह रहे थे ना अच्छे फूड क्या क्या हैं, तो ये भी उसमें मदद करता है। तो इनको भी हम हमारे डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लहसुन का यूज या जैसे मेथी का यूज जो कि हमें शुगर में, हार्ट में हेल्प कर देते हैं, तो ये इनको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक या किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक में लहसुन थोड़ा सा एसिडिटी कई बार ज्यादा करता है। तभी मैंने कहा कि आपको अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंगली आपको लेना पड़ेगा। कच्चा लहसुन, कई लोग जो है कच्चा लहसुन लेते हैं, उनको ठीक भी होता है, एडजस्ट भी हो जाता है। अगर आपको हो रहा है तो अच्छी बात है, तो हार्ट में उसके कुछ डेफिनेट बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे कुछ ऐसी हमारे पास घरेलू नुस्खे हैं जो बेसिकली हम यूज कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमने उनको खो दिया है। हम कहीं ना कहीं पे दवाइयों पे और बाकी चीजों पे, मैं ये नहीं कहता कि वो दवाइयों को रिप्लेस कर देंगे, दवाइयों का रोल अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें प्रिवेंटिव होती है। एलोवेरा, तो एलोवेरा जो है वो इतना यूज होता है, करेले का जूस, तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, थोड़े थोड़े फॉर्म में हेल्प करती है। तो आप ये समझ लो कि ये रिप्लेस नहीं करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, मेडिसिन को और जो आपका जो इतने सालों का जो ज्ञान जो इतने सालों से हमें दिया गया था, उसे कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। तो अगर हम उन दोनों को जोड़कर करें, उसका इस्तेमाल करें, तो बेसिकली वो हमारे लिए उतना ही लाभदायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बारे में बात की, तो उसका हमने एक बात की जैसे कि हम लस्सी ले सकते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले सकते हैं, उसके सब्स्टिट्यूशन जो हम कोल्ड ड्रिंक्स से जाके, नारियल पानी कितना हेल्प करता है? देखो, नारियल पानी हाइड्रेशन में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स होता है, तो नारियल पानी एज सच अच्छा सोर्स है फॉर हाइड्रेशन। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशनली कहो तो उसमें ऐसी कोई प्रोटीन की मात्रा नहीं है। ये मुझे कई बार अपने पेशेंट को समझाना ही पड़ता है कि वो कहते हैं, जैसे मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, उसका कुछ स्टोमा बनाया था, तो मैंने कहा कि आपको न्यूट्रिशन बढ़ाना है, तो मैं उसका रिवर्स ऑपरेशन करूंगा कि उस आंत को दोबारा से जोड़ूंगा। तो पेशेंट 3 महीने तक नारियल पानी पिए जा रही थी, तो उसका ना वजन बढ़े ना ताकत आए। तो बेसिकली पोस्ट सर्जरी में जब आप देखते हो, कई बार जैसे हम पेशेंट के लिए नारियल पानी लाते हैं, तब इसलिए जरूरी होता है बिकॉज उस टाइम पे पेशेंट को लाइट चीज लेनी है, पेशेंट को फ्लूइड लेना है, हाइड्रेशन चाहिए। लेकिन एक टाइम के बाद उस हाइड्रेशन के बियॉन्ड बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो नारियल पानी वो नहीं देता। ओके। तो नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट किडनी के पेशेंट्स में नारियल पानी नुकसानदेह है, क्योंकि किडनी के पेशेंट में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है अपने आप, और उसको और ऊपर नहीं जाए इसलिए नारियल पानी नहीं लेना होता। मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई बात है कि क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि नारियल पानी बहुत बढ़िया रहता है, और यहाँ आप बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करना है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा क्या चीज आपको सूट करती है। जैसे कई बार हम सेंधा नमक लेते हैं बहुत ज्यादा, जब हम लोग कई पेशेंट में हम ये देखते हैं कि पेशेंट एडमिट हुआ है ऑपरेशन के लिए किसी चीज के लिए, हमने पोटेशियम कराया तो नॉर्मल मात्रा 5 तक होती है, उसका 5.5-6 है, कोई और बीमारी नहीं मिल रही है, लेकिन वो सालों से सेंधा नमक का सेवन कर रहे थे, या जो काला नमक कहते हैं वो बेसिकली जो पहाड़ों वाला जो होता है वो नमक ले रहे थे, वो पोटेशियम रिच होता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बेसिकली आपकी पोटेशियम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाता है, और बहुत हाई पोटेशियम आपके हार्ट को नुकसान करता है। तो इसीलिए ना कई चीज हम सोचते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा था, जब बड़े बुजुर्ग कहते थे तो कुछ टाइम के लिए, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता था, हमने उस चीज को रेगुलर बेसिस पे कर लिया। तो इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलकर ये भी जानना पड़ेगा कि आपकी जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आपके शरीर के हिसाब से सूट करेगी कि नहीं। जैसे किडनी पेशेंट है, उसको पोटेशियम रिच चीजें नहीं लेनी है, उसको केला कम लेना है, उसको नारियल पानी नहीं लेना है। तो ये चीज जो है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर को आइडिया होता है कि आपकी कौन कौन सी डाइट में क्या चीज है जो एक्सेस बनेगी और आपको नुकसान कर सकती है। हर एक चीज के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने उसके प्रॉन्स, मतलब प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, तो वो चीजें हमें अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही मालूम चल सकती हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब समर्स आ रही हैं, लोग ना बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। जरा से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं डाइट कोक ले आओ, ये कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो चाह रहे हैं कि व्यूअर्स को पता चले कि वो इन सब जगहों पे इसके सब्स्टिट्यूट, हेल्दी सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। जैसे हमने एक छाछ की बात की, कांजी भी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली है। शिकंजी हो गई, नींबू पानी लेना है अपने आप, नींबू पानी ले सकते हैं। गन्ने का जूस है, अगर हेल्दी बनाया जाए तो बहुत अच्छा सोर्स है। लोग कहते हैं कि भाई डायबिटिक्स में गन्ने का जूस बहुत नहीं लेना, लेकिन थोड़ा आप ले सकते हो, बिकॉज वो एक ऐसी शुगर है जो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है। तो गन्ने का जूस आप ले सकते हो, बल्कि बहुत हाइड्रेटिंग भी लगता है।
तो कई मैंने वही कहा ना कि बेसिकली हमें वो बॉटल पैक हुई चीजें बड़ी अच्छी लगती है। पहले वो बॉटल में आती थी, फिर वो एक वो फैंसी से कैन में आने लगी, फिर वो कैन को अलग स्टाइल से पकड़ने में आने लगी, तो बेसिकली वो फैंसी चीजें हमें पसंद आने लगी। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे नेचुरल चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है और हमें रिफ्रेशिंग भी लगती है। जैसे आपने बताया कांजी हो गया, लेमनेड हो गया, बेसिक नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गई, ये गन्ने का जूस हो गया, छाछ हो गई, लस्सी हो गई, तो बहुत ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। एक लास्ट में आपसे यहाँ पे पूछूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा हो गया, हम इसको जैसे फ्रूट्स ले रहे हैं हम अपनी अच्छी गट हेल्थ के लिए, क्या फ्रूट्स का बेनिफिट और जो उसकी जगह हम स्मूदीज या जूसेस पीते हैं वो सब इक्वल है कि कुछ डिफरेंसेस रहते हैं? देखो, मैं कई बार अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि जो हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं या गट हेल्थ के लिए ना फाइबर जरूरी होता है, तो बेस्ट अगर आप उस फ्रूट को उसके रॉ फॉर्म में लो, साफ करके धो के अच्छे से, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके रेशे जरूरी होते हैं। जैसे संतरा हुआ, मौसमी हुई, तो उनके रेशे जो है वो रेशों में भी अपना गुण है, वो रेशे जो है आपकी गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फाइबर रिच है। जब हम जूस निकालते हैं तो हम उसका जो रेशे वाला पार्ट है उसका फाइबर हटा देते हैं, तो उसका जो बाकी हाइड्रेशन वाला पार्ट है, बाकी विटामिन सी और जो बाकी विटामिन है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो फाइबर वाला पार्ट है वो हट जाता है। तो अगर आप बेसिकली आपके दांत ठीक है, आप खा सकते हैं, तो बेटर ये है कि आप उन फ्रूट्स को जो है रॉ फॉर्म में लें, ठीक है। अगर दूसरे कारण से जैसे आपको हाइड्रेशन के लिए चाहिए, रिफ्रेश होना है, तो आप जूसेस ले सकते हैं। नुकसान जूसेस में मैं ये सजेस्ट वही करूंगा कि फ्रेश जूस लें, पैक्ड प्रोसेस्ड जूसेस अवॉइड करें, उनमें अलग प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनफैक्ट आप अगर देखोगे, आप अगर वो पैक्ड प्रोसेस्ड जूसेस ज्यादा लेते हो तो आपका एसिड प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। तो बेटर ये है कि आप जो फ्रेश बनाए हुए जूसेस हैं, खासकर अभी तो हमारे पास इतने सारे उपकरण मौजूद हैं, अपने घर पे आप रखें, लेके आए, खुद निकालें, बिना कोई मिलावट के करें, ज्यादा बेहतर है। और बाकी रॉ फॉर्म में जितना लोगे वो अच्छा ही करता है, वो अच्छा होता है। आपने जैसे कहा कि हम जूसेस जो है डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो हम ले सकते हैं जूसेस को, लेकिन जैसे कई लोग होते हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं जो ना रॉ फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, तो वो उस टाइम क्या यूज कर सकते? क्या वो स्मूदीज का, या जैसे आजकल मैंने कईयों को सुना था, किसी के ओल्ड एज थे, 80+ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ना उनको एप्पल को स्टीम कर देती हूँ और वो देती हूँ उनको, तो क्या वो फॉर्म ठीक होती है? कर सकते हो। देखो क्या है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में होगा उनका, जो उसका बेसिकली जो इसकी जो क्वालिटी, जो कुदरती क्वालिटी जो है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन लेना कुछ ना कुछ फॉर्म में जरूरी है। अगर आपके दांत नहीं है, आप अगर उसको चबाने का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो आप बेसिकली उसका जूस निकाल के ले सकते हैं, जैसे आपने कहा स्टीम फॉर्म में, या उसको स्मूदी अपना इसके अंदर मिक्सी में क्रश कर दूध के साथ, या फिर जैसे बनाना शेक बना लिया या स्मूदी बना लिया, उस तरीके से लो। उस स्मूदी को अगर आपको और न्यूट्रिशन रिच करना है तो उसमें आप नट्स ऐड कर सकते हो, सीड्स ऐड कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं। खजूर है, आपने खजूर ऐड कर लिया, सीजन सर्दियों के टाइम पे खजूर अच्छा काम करती है, खजूर होगी, अंजीर हो गया, वो ले लिया आपने, बुरादा बना के आपने बेसिकली काजू हो गया, किशमिश हो गया, या फिर बादाम हो गए, आप उसको भी स्मूदी में ऐड कर दो। तो ये न्यूट्रिशन आपको ये समझना है कि ये कई बार वो एक ग्लास स्मूदी का इतना हैवी होता है, जो कई बार जो उस एज ग्रुप में वो एक ग्लास स्मूदी का आपका पूरा खाने का भी पूरा न्यूट्रिशन पूरा कर देता है। तो कई जैसे हम पोस्ट सर्जरी भी हम कहते हैं कि भाई सर्जरी ऑपरेशन होने के बाद कई बार आप सॉलिड अगर नहीं ले पा रहे हो, तो आप उस स्मूदी के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। खासकर स्मूदीज अगर आप देखोगे तो आजकल यंगस्टर्स में बड़ा पॉपुलर है, जो खासकर वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो एज अ प्री वर्कआउट जिम जाने के पहले जब आपको एनर्जी सोर्स चाहिए तो वो स्मूदी लेते हैं। तो स्मूदी में उन्होंने कई बार थोड़ा प्रोटीन शेक मिला लिया, बट साथ में बाकी उसमें नट्स ऐड कर दिए अच्छे से, उसके अंदर बनाना ऐड कर दिया, या एप्पल स्मूदी बना ली, तो वो चीज हेल्दी है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो आप उसको, अगर आप उसको रॉ फॉर्म में नहीं खा पा रहे तो उसको स्मूदी फॉर्म में खाओ। प्रोटीन शेक्स, जैसे आपने कहा कि लोग जो जिम जा रहे हैं उसके लिए प्रोटीन शेक ले रहे हैं, ये प्रोटीन शेक कितना हमारे गट को इम्पैक्ट करते हैं? देखो, प्रोटीन शेक डेफिनेटली प्रोसेस्ड प्रोटीन होता है, तो मैं मना नहीं करूंगा, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी बॉडी की मसल वेयर एंड टेयर होती है। मैं खुद वर्कआउट करता हूं तो मुझे पता है कि बेसिकली कई बार आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, और जो हम कहते हैं खासकर अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 से 1.25 ग्राम जो होती है पर केजी है। मतलब अगर मेरा वजन या किसी का वजन 80 किलो है तो वो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 100 ग्राम हो जाती है, जो कि सिर्फ डाइट से ले पाना बड़ा मुश्किल होता है डेली बेसिस पे। तो तब आपको बेसिकली हो सकता है प्रोटीन शेक लेना पड़े। तो उसमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि बेसिकली फर्स्ट आप उसको ओवरडू ना करें, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लें, पहली चीज। दूसरा, सोर्स ऑफ प्रोटीन अच्छा हो, अगर नेचुरल हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो बेसिकली जो मेडिकली बनाए गए हैं वो लिए जाए, बेटर है।
या फिर अगर आप जो जो जिम की तरफ से भी जो होते हैं वो आप सोर्स जरूर पता कीजिए कि बेसिकली वो बनाए नेचुरल तरीके से और अच्छे तरीके से गए हैं। बाकी जैसे हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है फॉर वेजिटेरियंस, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, या फिर जो पल्सेस जो हमारी होती है वो हो गई, ठीक है। तो ये नेचुरल सोर्स, चने हो गए, तो ये सब नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए। और जो नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए चिकन हो गया, मीट हो गया या फिर फिश हो गया, तो वो अलग सोर्स है। और एग है वो सबसे सेफ सोर्स माना जाता है, बिकॉज छोटे से कॉम्पैक्ट से फॉर्म में आप एक अंडे में जो है, अगर आप पूरा अंडा लेते हैं येलो इंक्लूड करके तो 6 ग्राम होता है, लेकिन येलो हटा के अगर आप लेते हो तो 4 से 4.25 ग्राम होता है। तो अगर आप 5-6 अंडे भी ले लेते हो तो आपका 20 ग्राम प्रोटीन तो वहां से ही आ जाता है, 20-25 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप अंडे लेते हैं तो एक नेचुरल सोर्स है, तो बेस्ट ऑप्शन नेचुरल सोर्स है। लेकिन क्या है कि अगर आप उतना नहीं ले पा रहे हो तो मैं एडवोकेट नहीं करता कि आप प्रोटीन लो या ना लो, लेकिन अगर आप ले रहे हो तो अच्छे सोर्स से लो, अपने गट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लो। कई बार आप लेते हो, आपको पता चल रहा है ब्लोटिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है, फिर भी आप कंटिन्यू करते हो, आपका गट उसको नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, वो नहीं लेना चाहता है, तो आप उसके ऑल्टरनेटिव, उसके और उपाय जो है वो ढूंढो। कई बार लोग होता है कि फ्रूट्स खाने से भी ब्लोटिंग होती है, तो वो क्या कोई अल्सर वगैरह का सिम्टम है या बस जनरल एक पर्सन की जो है आपको इसलिए लगा कि पहले आपको, अगर आपको ये चीज सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको गैस्ट्रो डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा। अगर उसको लगेगा कि एंडोस्कोपी करके उसको कोई कारण पहले रूल आउट कर ले, देखो ये डिजीज रिलेटेड है या आपकी गट उसको नहीं एडजस्ट कर रही है, आपको पहले डिजीज रूल आउट करनी पड़ेगी, कोई बीमारी है कि नहीं है। तो उसके लिए अगर उसको एंडोस्कोपी करनी होगी तो गैस्ट्रो के डॉक्टर आपको एडवाइस करें कि हम करके देख लेते हैं। उसके बावजूद भी कुछ हमें ऐसा नहीं मिल रहा है एंड स्टिल आपको फ्रूट्स भी दिक्कत दे रहे हैं, तो फिर उसको अलग फॉर्म में लिया जाए, या फिर जो स्पेसिफिक फ्रूट्स आपको दिक्कत दे रहे हैं वो अवॉइड किए जाए। ठीक है, पूरा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं गट हेल्थ को लेकर कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमारी गट हेल्थ में एक प्रॉब्लम और भी मैंने देखी आ रही है आजकल बहुत लोगों को, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला का। तो पहले तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा गाइड करें। हाँ देखो, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये एनल इश्यूज हैं, जो मल द्वार के जो इश्यूज होते हैं। तो इसमें पाइल्स जो होती है वो होती है बवासीर, मतलब आपके लैट्रिन के रास्ते पे जोर पड़ने की वजह से वहाँ पे मस्से बन जाते हैं, ठीक है। ये मस्से 2 या 3 से नंबर में 2 या 3 नंबर में होंगे, और पहले शुरुआती ये ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं कि ब्लड जो है ड्रॉप्स आप जब मोशन करेंगे तो उस टाइम पे आपको ब्लड के छींटे जो है टॉयलेट की सीट पे मिलेंगे। कई बार ये बहुत घबराने वाली चीज होती है कि आप उठते आप देखते हैं कि ब्लड के छींटे पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो मस्से बनते हैं वो मस्से धीरे धीरे उनमें प्रेशर बढ़ता है, जब धीरे धीरे उनमें प्रेशर बढ़ता है तो गुब्बारा है, एक टाइम तक बढ़ता जाएगा। क्या होगा, जब उसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा वो फट जाएगा, तो जहाँ से फटेगा उधर से उसके अंदर में जो कुछ भी है वो रस के बाहर निकल आएगा। तो इन मस्सों में ब्लड होता है, तो खून पिचकारी के द्वारा या बूंद बूंद द्वारा जो है टपक के बाहर आता है। 2-3 दिन ये ब्लीडिंग होती है और फिर ये बंद हो जाती है। ये रिकरिंग साइकिल होती है, मतलब बार बार होगा। एक बार मस्से बन गए, लंबे बढ़ते गए, फटे, ब्लीडिंग हुई, बंद हो गए, प्रेशर कम हो गया, फिर धीरे धीरे बनते हैं, फिर वही चीज रिपीट साइकिल होगी। तो इसमें धीरे धीरे आपका ब्लीडिंग की वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम होने लगती है, और आपको मस्से धीरे धीरे जब स्टेजेस होती है, जैसे पाइल्स जो होते हैं बवासीर उसमें स्टेज होती है, जैसे कैंसर की स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है, वैसे पाइल्स की भी ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है। तो उसमें इनिशियल 1, 2 फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में मोस्टली सिर्फ ब्लीडिंग हुई, कोई मस्से आपको बाहर नहीं दिखेंगे। थर्ड स्टेज में मस्से बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं, फोर्थ स्टेज में मस्से बाहर आके लटक जाते हैं, तो वो उस स्टेज तक ना पहुंचे तो बेहतर है। तो ये तो हो गया पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं। दूसरा होता है फिशर होता है बेसिकली लैट्रिन के रास्ते के बाहर के हिस्से में वहां पर दरार पड़ जाना, एक क्रैक या टेयर हो जाना। उससे क्या होता है, वहां की मांसपेशी अकड़न में चली जाती है, अकड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, तो आपका लैट्रिन का जो रास्ता है वो रास्ता सिकुड़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लैट्रिन बड़े ही जोर से पास होती है और वो हर बार उस रास्ते को चीरते हुए जाती है, तो वो उस घाव को भरने नहीं देती, मतलब एक तरह से वहां पे नासूर बन जाता है, जिसे हम क्रॉनिक फिशर कहते हैं। तो उसमें ये रास्ता जो है रास्ता भीड़ा हो जाता है, और वही उसी नासूर पे बार बार दर्द, चरमराहट, मोशन के तुरंत बाद या उसके कुछ घंटे 2 घंटे तक सीवियर दर्द होना, बैठ ना पाना, ये प्रॉब्लम होती है। और तीसरी बीमारी होगी फिस्टुला, जिसे हम भगंदर के नाम से जानते हैं। तो एक सुराख सा बन जाता है, जो चमड़ी के रास्ते पे कम्युनिकेशन होता है, वहां से पस का रसाव आएगा और वो अंदर लैट्रिन के रास्ते से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारी जो तीनों प्रॉब्लम है ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन और एक पुअर गट हेल्थ को ही दर्शाती है। तो अगर आप पुअर गट हेल्थ है और आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से चले जा रहे तो आपको इन तीनों में से कोई भी इशू हो सकता है। इसकी प्रिकॉशंस, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, ट्रीटमेंट में इसका ये है कि पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है। तो अर्ली स्टेजेस में हम इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट ही एडवाइस करते हैं। तो कुछ मेडिकेशन होती है, कुछ गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करना, थोड़ा सा क्योंकि मोशन टाइट ना हो इसलिए हम बेसिकली स्टूल सॉफ्टनर्स या लैक्सेटिव देते हैं,
पीने के फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, जैसे हम ईसबगोल कहते हैं या कुछ और फाइबर फॉर्म में होते हैं, वो देते हैं तो दैट मोशन सॉफ्ट हो, और वहाँ पे लगाने के लिए मलहम या ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ स्टेज के बाद जब वो पाइल्स के मस्से ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पे आगे बाहर बड़े होकर लटक गए हैं और दर्द भी कर रहे हैं, बार बार ब्लीडिंग कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमें फिर प्रोसीजर करना होता है, जो कि पहले ओपन टेक्निक से होता था, आजकल हम उसे लेजर से भी करते हैं और स्टेपलर द्वारा भी करते हैं। तो उसमें पेन नहीं होता, आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, आप उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह आपको हम घर भेज देते हैं, एंड नॉर्मली आप 4 से 5 दिन में अपने काम पे जा सकते हैं। तो अभी उसका जो उपाय है काफी सरल हो गया और काफी हद तक परमानेंट हो गया है। तो कई लोग आपको ये भी पूछेंगे कि सर मैंने ये ऑपरेशन पहले कराया था 20 साल पहले, अभी 10-20 साल बाद अभी जाके मुझे फिर से दिक्कत आएगी या आ रही है। तो मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि देखो, जब हम उन मस्सों का ऑपरेशन करते हैं तो हम उन मस्सों को निकालते हैं, वो मस्से जुड़े होते हैं आपके नॉर्मल लैट्रिन के ट्रैक्ट से, तो हम उसे दोबारा ग्रेड 0 पे ले जाते हैं। लेकिन वो दोबारा बन सकते हैं अगर आपके वही फैक्टर्स कंटिन्यू रहते हैं। अगर आपको कब्ज की शिकायत बरकरार रहती है, आप लैट्रिन में जोर करते हैं, एक नई प्रॉब्लम जो आजकल लोगों में होती है, टॉयलेट में जाके बैठेंगे, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, पौना घंटे तक मोबाइल में बैठे हुए जोर कर रहे हैं, तो वो जोर करना, स्ट्रेन करना नुकसान करता है, वो इन्हीं मस्सों को लटकने में और बनने में मदद करता है। तो अगर आपका ऑपरेशन ठीक हुआ है, अच्छे से हुआ है, सफल भी हुआ है, तब भी अगर आप अपनी वो डाइटरी हैबिट्स, गट हेल्थ, पुअर गट हेल्थ और जोर करना, वो जो गलत हैबिट्स अगर आप परसिस्ट करते हो, तो सालों साल बाद जाके फिर ये होने का चांस है। तो कोई भी सर्जरी जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, वो जहां जागे वही सवेरा। तो अगर आपको हुआ है, प्रॉब्लम अभी है, तो उसको हम टैकल करके फिर से नॉर्मल स्टेज पर ले जाएं, उसको नॉर्मल बना दें, और उसके आगे आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी फिर भी जरूरी है। तो आगे जाके प्रॉब्लम कभी दिक्कत नहीं देती फिर। और इसमें लेजर का भी ऑप्शन है आपके पास, तो जो लेजर, जो पाइल्स के लिए भी, फिशर के लिए भी और फिस्टुला के लिए भी लेजर से भी सर्जरी हो सकती है, जिसमें बहुत छोटे छोटे कट्स होते हैं या छोटा सा घाव बनता है, बहुत बड़ा घाव नहीं होता, इसमें पट्टियां रिक्वायर्ड हो, या फिर स्टेपलर होता है जो बेसिकली अंदर ही अंदर पाइल्स के मस्सों को कट करता है, तो बाहर कोई घाव नहीं बनता। तो पहले के जमाने में होता था, पाइल्स का ऑपरेशन किया है, 3-4 दिन तक अस्पताल में थे, 20 दिन 25 दिन तक बेड पे लेटे हुए थे। अभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो समय के साथ साथ उन चीज़ों में बहुत बदलाव आया है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन क्या आपको उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है या सर्जिकल करना है, वो आपके जो डॉक्टर हैं, जीआई डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट है, वही आपको बताएंगे। तो आप उनसे कृपया करके जरूर कंसल्ट कीजिए। एक मात्र ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, जैसे नहीं, हाँ, इसके है ट्रीटमेंट, मेडिकल, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है सिर्फ सर्जरी नहीं है, पहले मेडिकेशन पे भी हो सकता है। और अगर आपकी एक बार सर्जरी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा नहीं होंगे। आपको इसके लिए डूज एंड डोंट्स आपको मालूम होने चाहिए, आपको प्रिकॉशंस लेके ही चलना पड़ेगा, तभी आप सोच सकते हो कि इन फ्यूचर आपको दोबारा ना हो। लेकिन प्रिकॉशन ऐसे नहीं है कि बेसिकली कोई बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन है, वो वही नॉर्मल हेल्दी प्रिकॉशन है जो एक हेल्दी इंसान को भी लेने चाहिए। जिसपे बीमारी है उसको भी यही प्रिकॉशन रखने हैं कि आगे उसको भी ना हो। जैसे मैंने बताया कि हमारे भी कुछ प्रैक्टिसेस थी हमारी, जैसे मैंने बताया जो हम डाइट लेते थे, अच्छी फाइबर रिच डाइट थी, तो कभी ये प्रॉब्लम इतनी पहले नहीं होती थी। अभी क्यों होने लगी? बिकॉज हमारी गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। तो उस चीज को हमें, इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल हमें आगे मेंटेन करनी है, और वो ऑपरेशन हुए इंसान को भी करनी है और जिसका नहीं हुआ उसको भी करनी है, तो वो रिप्लेसमेंट नहीं है बेसिकली। तो ये चीज दोबारा आपको दिक्कत ना दे, दोबारा आके परेशान ना करे, तो आपको वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रॉपर वो रखनी बहुत आवश्यक है। अब जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए एक सुपर टिप देके जाइए कि जो हर कोई फॉलो कर सके। देखो, सुपर टिप में जैसे मैंने आपको बताया कि पहली चीज स्लीप साइकिल अपनी ठीक रखें। सेकेंड, एक्सरसाइज कोई भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी वो करें, और खाने पे खासकर ध्यान दें। जैसे मैंने कहा कि जबान जो है बार बार सिर्फ उसी पे ध्यान ना दे, जो हेल्दी चीज़ है, जो हेल्दी फूड है वो आप लें, और स्ट्रेस फ्री रहें। जितना आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय कीजिए। ईश्वर ने हमें बेसिकली एक ज़िंदगी दी है, उस एक ज़िंदगी को जिस तरह से आप अच्छे तरीके से रख सके, अच्छे तरीके से उसको संभाल सके, वो उसको संभालिए, उसको रखिए और लाइफ एंजॉय कीजिए। अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ और हैं, तो उन हॉबीज़ को नर्चर कीजिए, उन हॉबीज़ को जो है उनको बढ़ावा दीजिए, एंड खुश रहिए और मस्त रहिए। यहाँ पे ये चीज़ आपने जिस हिसाब से समझाई है ना, यहाँ पे बहुत क्लियर है व्यूअर्स को कि जो ऑलरेडी अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी टिप्स दी गई हैं, और जो बीमार हैं वो तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रहा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कितना आपके लिए इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा इंटरेक्ट करके।
चलिए मिलते हैं हम अपने नए पॉडकास्ट में। थैंक यू।